स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा की महासीरीज चलाई जा रही है और महासीरीज की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की 3rd चैप्टर। चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों, इसमें जो चीज़ें बताई गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि स्थलमंडल के बारे में और उनकी प्लेटों के बारे में। जैसे इसमें दिया गया है स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थलमंडल के बारे में कहा है और बताया गया है कि स्थलमंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है और इन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। और ये बताया गया है कि ये बताया है इस पैराग्राफ में कि पृथ्वी के नीचे हलचल होती रहती है। हलचल होती रहती है, गतियाँ होती रहती हैं और वो क्यों होती है उनके बारे में आगे बताया गया है। इस पूरे पैराग्राफ में बताया है कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर की बात चल रही है दोस्तों ये। और कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग जो गति होती है घूमती रहती है, कुछ किलोमीटर के लगभग ही होती है। और पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये रीजन क्या होता है दोस्तों, ये बता रहे हैं कि जब अंदर पृथ्वी के अंदर जो गति होती है उसका कारण मैग्मा होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्मा पाया जाता है जो इस हलचल का कारण है। इसके अलावा बताया दोस्तों पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, वृत्तीय रूप में घूमता रहता है ये मैग्मा, और इसलिए हलचल का कारण बनता है। इसके अलावा दोस्तों ये बताया गया कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब क्या है, जैसे अंदर गतियां होती चलती रहती हैं, वृत्ताकार रूप में गति चलती रहती है, तो उसके कारण पृथ्वी की जो सतह होती है ऊपरी, उस पर क्या है परिवर्तन होता रहता है। और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर, अब क्या है जो बलों के आधार पर गति हो रही है पृथ्वी के अंदर, और बलों के आधार पर विभाजित किया है जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, जो अंदर घटित होते हैं दोस्तों, वो अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, ऊपर की तरफ सतह पर उत्पन्न होते हैं, इसे बाह्यजनिक बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। और अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। जो अंदर के जो बल होते हैं, अंदर प्लेट अंदर पृथ्वी के अंदर जो बल होते हैं उसके कारण अचानक गति उत्पन्न होती है और वो गति बहुत धीमी गति होती है। जैसे एग्जांपल दिया अंतर्जातीय बल का, जनित बल का, कि भूकंप और ज्वालामुखी अंतर्जनित बल के कारण आते हैं। जैसे ये क्या है, आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इनसे क्या है, आते तो ये बहुत क्या बोलते हैं, आकस्मिक गति की बहुत ही अचानक आते हैं, बट इससे जो नुकसान होता है वो बहुत ही तेज होता है, ये बताया इसमें। तो इसमें पूरे पैराग्राफ में बताया है। पहली चीज क्या बताइए, पहले पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में बताया दोस्तों कि स्थल मंडलीय, एक मिनट, स्थल मंडलीय प्लेट, इनके बारे में बताया कि पृथ्वी के जो अंदर, पृथ्वी के अंदर धीमी गति होती है। और रीजन क्या बताया है, इसके अंदर पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है जो वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये बताया है कि पृथ्वी के अंदर धीमी गति से अंदर जो है गति होती रहती है, और ये गति होती है, ये पिघला हुआ मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर जो वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जिसके कारण ये गतियां होती है। अगले पैराग्राफ में दोस्तों क्या बताया है, जो अगला पैराग्राफ है इसमें क्या बताया है, इसमें बताया दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ है, जो गतियां होती हैं ये दो बल के कारण होती है। दो बल है के आंतरिक भाग में
अंतर्जनित बल के कारण होती है। दूसरी, पृथ्वी की सतह पर होती है पृथ्वी की सतह पर होती है, वो किसके कारण होती है? बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स। और जो अंदर की गति होती है, अंतर्जातीय बल, ये क्या है? आकस्मिक होती है गति, लेकिन ये नुकसान ज्यादा करती है, हानि ज्यादा पहुंचाती है पृथ्वी की सतह पर। और इसमें एग्जाम्पल दिया दोस्तों, इसमें भूकंप और ज्वालामुखी का। तो हमने यही चीज सीखी है इसमें बस, और उसको आगे बताएंगे आपको अच्छी तरह से, आगे इसमें विस्तार में दिया गया है चीजों को ज्यादातर है। तो हमने एक चीज देखी, पृथ्वी के अंदर क्यों गति होती है? मैग्मा के कारण। और मैग्मा क्या है? पृथ्वी के अंदर गतीय रूप में घूमता रहता है। और अब फिर उसको दो प्रकार से बांटा है। पृथ्वी की सतह में जो परिवर्तन होता है वो दो कारण से होता है। कारण बता दिया आपको, क्या कि मैग्मा के कारण अंदर गति होती है और वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जिसके कारण परिवर्तन होता है। फिर बताया कि बलों को दो प्रकार से भागा है, जो अंदर बल लगते हैं अंतर्जातीय बल, जिन्हें हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो पृथ्वी की सतह पर बाहर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक बल कहते हैं। फिर आगे ये चीजें बताई कि अंतर्जनिक बल जो है वो आकस्मिक गति के कारण आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं और कम धीमी गति से होते हैं, लेकिन जो उनका नुकसान होता है पृथ्वी की सतह पर ये बहुत ज्यादा होता है। और इसमें एग्जाम्पल दे दिया हमको, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, अब दोस्तों देखो, ये देखो, ये चीज बताइए, ये मेन चीज है, ये पूरा वो चार्ट सा दे दिया। ये पृथ्वी की गतियां दो प्रकार से बताइए। इसमें दो बल हैं, एक अंतर्जनित और एक बाहरजनित। अंतर्जनित बल को फिर दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? आकस्मिक और पटल विरूपण बल। अब दोस्तों आकस्मिक कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये बता दिया। और पटल विरूपण बल में कौन आता है? पर्वत निर्माणकारी बल। जो पर्वतों का निर्माण होता है उसके कारण वो होता है पटल विरूपण बल के कारण। और इधर बाह्यजनित में क्या होता है? अपर्दन और निक्षेपण। और वो किसके कारण होता है? जैसे नदी और बहता हुआ जल से भी होता है, पवन से होता है। जैसे रेगिस्तान में हम देखते हैं दोस्तों, तो मिट्टी के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है हवा के कारण। जब ये रेगिस्तान में चलती है हवा, जब तो उसके कारण भी अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, निक्षेपण होता है। जैसे समुद्री तरंग, इनके कारण भी होता है, हिमनद के कारण भी होता है। तो ये चीज बताइए कि पृथ्वी की गतियों को दो प्रकार से बांटा है। पहला कौन कौन से? दोनों, अंतर्जनिक और दूसरा है बाह्यजनिक। अंतर्जनिक को दो भागों में बांटा है, आकस्मिक बल और एक पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल में बताया है, एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल है भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया और भूस्खलन हो गया। इसमें दे रखा है पटल विरूपण में पर्वतीय निर्माणकारी जो बल होते हैं उसको बताया है। इसके बाद दोस्तों बहिर्जनिक बल में अपर्दन और निक्षेपण बताया है। इसमें ये अपर्दन और निक्षेपण किस कारण होते हैं? कि नदी और बहता हुआ जल के कारण होते हैं, पवन के कारण होते हैं, समुद्री तरंग के कारण होते हैं और हिमनद के कारण होते हैं। ये चीज आपको बता दी गई है और आगे इसको थोड़ा विस्तार में बताया गया है, तो उसे भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं हम, ये एक वो दे रखा है बॉक्स, इसको जरूर पढ़ें आप। ये दे रखा है स्थल मंडलीय प्लेट होती क्या है। तो उसमें बताया कि भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर, अनेक तो बड़ी होती है और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं। भूपर्पटी मतलब भूमि की सतह पर, ऊपर वाली जो सतह होती है उस पर, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है, उन्हें ही हम स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। ये बता दिया इस बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अंतर्जनित बल के बारे में बताया था अभी आपको, उसमें ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन, इसके बारे में बताया। अब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ज्वालामुखी होता क्या है कि भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसके पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। अब जैसे ज्वालामुखी का इसमें वो दे रखा है, चित्र दे रखा है, जैसे ये दे रखा है ज्वालामुखी का चित्र, ये दे रखा है। अब इसमें ये बता रखा है जैसे पृथ्वी की मेंटल जो परत है, उसके बाद पर्पटी है। अब देखो
मैग्मा कोस्ट ये है अंदर, पृथ्वी के अंदर, ये दे देखा है। फिर जैसे ये बाहर निकलता है तो ये निकास है, यहाँ से निकास भी हो रहा है, और ये इधर बता रखा है इसमें। फिर ये, अब देखो ये लावा है, ऐसे निकल के आता है छिद्रों मुँह के, ये लावा निकल के आ गया। फिर आगे जाके ये धुआं वगैरह होती है, लावा से बाहर निकलती है, तो ये धुआं और राख होती है, फिर इसे क्रेटर कहते हैं। ऐसे एक चीज चित्र में बताया है कि किस प्रकार एक ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ये पूरी चीज बताया है। अब शब्द की उत्पत्ति इसे भी पढ़ लेते हैं कि एंडो एक्सो। एंडो मतलब होता है अंत है, और जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति। तो एंडो प्लस जेनिक मतलब एंडोजेनिक, मतलब आंतरिक, और ऐसे एक्सोजेनिक मतलब एक्सो बाहरी है, जेनिक बाहरी उत्पत्ति, मतलब जेनिक की कहते हैं उत्पत्ति। तो ये चीजें थोड़ी सी एक शब्द की उत्पत्ति बताई बस। अब हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार एक छिद्र में होकर पिघलता हुआ लावा जो अचानक निकल जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब ये पूरी चीज है ना, ये आपको पैराग्राफ में दे रखी है भूकंप के बारे में। आकस्मिक बल के बारे में बताया था, सॉरी अंतर्जनित बल के बारे में बताया, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। तो इसमें ज्वालामुखी तो बता दिया, अब आ रहा है भूकंप। कि इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटें की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अब स्थलमंडलीय प्लेटें अंदर जैसे वो क्या घूमती रहती हैं वृत्तीय रूप में, तो क्या स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण होता है, तो पृथ्वी क्या है सतह पर कंपन होने लगती है, और यह कंपन होता है, और कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। यह कंपन मतलब जो कंपन होता है वो पृथ्वी की सतह को चारों ओर गति कर सकता है, और एक इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अब देखो भूकंप के बारे में बताया, सॉरी भूकंप बोला है भूकंप के बारे में कि पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है, और स्थलमंडलीय प्लेटों के कारण जो गति होती है उसके कारण। और ये जो कंपन होता है, कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है, और इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो हमने क्या चीज सीखी इसमें, इस पैराग्राफ में अभी तक? इसमें चीज सीखी है कि स्थलमंडलीय प्लेटें जो है गति करती हैं, और पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है उससे, और जो ये कंपन उत्पन्न होता है पृथ्वी की सतह को चारों ओर होता है, और जो कंपन उत्पन्न होता है इसे हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप की चीज बारे में पढ़ लिया। भू पर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है। अब देखो भूकंप के वो बताया, दो तीन टर्मिनोलॉजी है कि भूपर्टी के नीचे वह स्थान जहां यह कंपन उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कैसे हैं तो दोस्तों? उद्गम केंद्र कहते हैं। तो उसे उद्गम केंद्र का मतलब फोकस, इंग्लिश में से फोकस कहते हैं दोस्तों। तो जहां से कंपन उत्पन्न होता है, भूपर्टी की नीचे वह स्थान जहां से कंपन उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र की भूसतह पर निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, और उससे नजीक के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे हम कहते हैं एपी सेंटर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपी सेंटर, और अधिकेंद्र कहते हैं। दो चीज बताइए कि भूपर्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन उत्पन्न होता है तो उसे तो कहते हैं उद्गम केंद्र, फोकस बिंदु। लेकिन उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसकी निकटतम स्थान एक तो हुआ जहां से उत्पन्न हो रहा है, तो उस स्थान को तो उद्गम केंद्र कहते हैं, और एक उस स्थान से भूसतह पर सबसे निकटतम स्थान होता है उसे अधिकेंद्र, जैसे हम एपी के सेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, जो यह तरंगों के रूप में गमन करता है ऊपर सतह पर, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग सर्वाधिक हानि होती है। जैसे अधिकेंद्र के मतलब
जैसे जैसे नज़दीक पृथ्वी के वो केंद्र के नज़दीक होता है वो, तो वहाँ सबसे ज़्यादा हानि होती है, और अधिक केंद्र से दूरी बढ़ती है तो भूकंप की जो तीव्रता है वो बहुत कम होती जाती है। तो इसमें तीन चीज़ें बताई है। क्या बताई? भूकंप के बारे में बताया, उसके बारे में बता के फिर बताया कि उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उस केंद्र को कहते हैं। फिर उसके बाद बताया कि उद्गम केंद्र से और भू सतह तक उसकी निकटतम स्थान को अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहते हैं। अब एक और चीज बताइए इसमें दोस्तों बाद में, कि एपीसेंटर में क्या है, उसके बाहर कंपन उत्पन्न होता है तरंगों के रूप में, और जहां ये अधिकेंद्र के निकटतम भाग होता है वहां सबसे ज्यादा हानि होती है, क्योंकि वहां तीव्रता ज्यादा होती है भूकंप की। ये चीज बताइए। तो इसमें दो तीन चीजें फिक्स कर लो आप। क्या क्या? कि अभी पीछे चित्र में वो बताया गया दोस्तों, इसको आप देख लेते हैं एक बार। जैसे ये भूकंप की, ये देखो पूरा दरिया का ऐसे उद्गम केंद्र है। देखो वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न हो रहा है, नीचे की तरफ बता रहे हैं, और वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब देख लो, ये प्लेट सीमा हो गया अधिकेंद्र, ये सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ऊपर की तरफ ये अधिकेंद्र है। और यहाँ जितना नजीक होगा, जैसे मान लो यहाँ है, तो यहाँ क्या है, भूकंप की जो तीव्रता है बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूर दूर होता चलेगा तो यह तीव्रता कम होती जाएगी, नुकसान कम होता जाएगा, ये बताया इसमें। और भूकंपीय तरंगें सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती हैं, दिशा इसमें फिक्स नहीं होती, सभी दिशाओं में निकलती हैं। अब दूसरी बात है कि भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगें एक तो होती हैं पी तरंगें, या अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें, एस तरंगें या अनुप्रस्थ तरंगें, और एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, भूकंपीय तरंगों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। भूकंपीय तरंगें तीन होती हैं, ये तो आपको पता है। जैसे प्राथमिक, जिसे हम पी तरंग कहते हैं, प्राइमरी तरंगें। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, ये इसमें बताया नहीं, अनुदैर्ध्य तरंग। इसकी विशेषता दोस्तों कि यह तीनों माध्यमों में गति करती है। क्योंकि जब पृथ्वी के बारे में यदि जानेंगे तो उसमें प्राकृतिक स्रोतों में आती हैं, तो इसलिए इनको जानना जरूरी है दोस्तों। फिर गति यहाँ सर्वाधिक होती है पी तरंगों में। उसके बाद जो तीव्रता होती है सबसे कम होती है यहाँ पी तरंगों में, और इन्हें हम ध्वनि तरंग कहते हैं, या फिर अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ये ऐसे होती हैं, देखो ऐसे करके। तो पी तरंगों के बारे में बता दिया आपको। अब दोस्तों अगली है एस तरंग है, एस या द्वितीयक, जिसे हम सेकेंडरी तरंग कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि ये केवल ठोस माध्यम से होकर निकलती है, और ये क्या है, ये गति करती हैं पी की तुलना में कम, पी तरंगों की तुलना में कम करती है गति, और इनकी तीव्रता जो होती है पी से अधिक होती है, प्राइमरी तरंग से अधिक होती है। इन्हें हम प्रकाश तरंग कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश तरंग, या फिर अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एस तरंगों की बात चल रही है, ये ऐसे होती है दोस्तों, ऐसे करके। फिर आती है बात, पी होगी, एस होगी। अब एल तरंगों के बारे में। एल तरंग है, इसमें क्या होता है दोस्तों? पहली बात तो ये तीनों माध्यम में होकर निकलती है। माध्यमों का मतलब है ठोस, द्रव और गैस में, तीनों माध्यम। गति सबसे कम होती है इसकी, एल तरंगों की बात चल रही है। तीव्रता सबसे ज्यादा होती है इसकी, और ये ऐसे होती है, ऐसे करके। तो हमने तीन चीज बताई है इसमें। देखो दोस्तों, ये भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती है। पहली होती है पी तरंगें, देख लो ये पी तरंगें। पी तरंगों की विशेषता बताई कि ये तीनों माध्यमों में गति करती है, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो।
गति सर्वाधिक होती है इनकी, तीव्रता सबसे कम होती है, और इन्हें वो ध्वनि तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों एस तरंगों के बारे में बताया, केवल ठोस में गति करती है, ठोस माध्यम में गति करती है। दूसरी बात, गति पी की तरंगों की तुलना में कम होती है, लेकिन तीव्रता पी की तुलना में ज्यादा होती है। इन्हें हम प्रकाश तरंग भी कहते हैं, और दूसरा इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। तो ये चीज बताइए। उसके बाद एल या आर तरंग बोलते हैं इनको। ये तीनों माध्यम में निकलती है, माध्यम होकर निकलती है, गमन करती है, और गति सबसे कम होती है पर तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। तो ये चीज बताइए आपको। ये क्या है, जब हम पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये प्राकृतिक स्रोतों में आती हैं, भूमि भूकंपीय तरंगें होती हैं जो, तो इसलिए जानना जरूरी दोस्तों। क्वेश्चन इसमें से आ भी सकता है। कैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन कथन के रूप में आ सकता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसे करके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आगे मान ले। और क्वेश्चन में दे दिया कि पी तरंगें एस तरंगों की तुलना में एक विचार दे दिया, पी तरंगें एस तरंगों की तुलना में तीव्रता से तीव्रता अधिक होती है। पी तरंगों की जो तीव्रता है, पी तरंग जो है एस तरंग की तुलना में तीव्रता उनकी अधिक होती है, ऐसे करके दे दिया मान ले, ऐसे कथन करके दे दिया। तो और दूसरा कुछ भी दे दिया मान ले, ऐसे दे दिया कि पी तरंग एस तरंग तीनों माध्यम होकर गमन करती हैं, यहाँ माध्यम होकर निकलती हैं, ऐसे करके दे दिया। तो अब फिर कथन को देखेंगे हम, और फिर इनको याद करेंगे। अच्छा पी तरंग क्या होती है, उनके बारे में आप याद करेंगे। तो ऐसे से मतलब आपको क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू बना के रखना है। मतलब आप जैसे ये पी तरंग एस तरंगों के बारे में पढ़ा, आप तुरंत क्वेश्चन बना लीजिए। क्या क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है। ऐसे यदि एमसीक्यू बनाएंगे दोस्तों, तो आप क्या है, प्री के एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक बहुत जरूरी दोस्तों। तो ये चीज़ आप पढ़ लेंगे। और तो ये बता दिया आपको, पी तरंगे एस तरंगे, भूकंप तरंगे जो होती है इनके बारे में बता दिया। पी एस और एल तरंगे जो भी है इनके बारे में बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और ये भूकंप के बारे में बता दिया, और ज्वालामुखी के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, ये बात तो सही है। हम क्या है, भूकंप की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम पहले तैयार हों तो इनके जो प्रभाव हो निश्चित रूप से कम हो सकते हैं। जैसे आपको भूकंप के बारे में पहले पता चल जाए तो आप क्या है कि उसके बारे में पहले सतर्क हो जाएंगे, तो बहुत चीज़ें आप क्या पहले कर लेंगे, उससे नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, ये बताया। अब ऐसे बताया कि पहले लोग क्या करते थे, इनका एक तरीका था कि स्थानीय लोग कुछ समय सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते थे। जैसे पहले क्या मानते थे, अभी भी मानते लोग, कि यदि जानवरों का व्यवहार में अध्ययन करते थे, तालाब में मछलियां को उत्तेजना को देखते थे, सांपों को धरातल पर आना, ये संकेत मानते थे कि यह कहीं ना कहीं प्राकृतिक घटना, कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, जिसमें जैसे भूकंप हो गया, ऐसे करके। तो ऐसे पहले वो लगाते। और ये पूरी केस स्टडी दे रखी है, ये भोजू में भूकंप आया था उसके बारे में बताया है। अब इसमें एक बॉक्स दे रखा है दोस्तों, ये थोड़ा काम का है इसमें बस। भूकंप का मापन एक यंत्र के द्वारा होता है, और उसे हम भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप का मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम भूकंप लेखी कहते हैं। अब भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, तीव्रता अलग से मापी जाती है, भूकंप का मापन अलग से किया जाता है। तो तीव्रता जिससे मापी जाती है उसे हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। ये बताया कि 2.0 या इससे कम भूकंप की तीव्रता होती है तो उससे क्या प्रभाव पृथ्वी पर बिल्कुल नहीं पड़ता। पर जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है तो वह वस्तु को गिरने से क्षति पहुंच सकती है। 5 के बारे में बताया कि वस्तुएं जो है गिर सकती है बस। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक हो, अगर उससे अधिक हो
तो वह बहुत शक्तिशाली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और लेकिन यदि 7.7.0 हो तो बहुत ही शक्तिशाली भूकंप होता है और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बिल्डिंग वगैरह सब गिर जाती है, बिल्डिंग को कुछ भी नहीं बचता दोस्तों, ज़्यादातर चीज़ें। तो ये बताया भूकंप की तीव्रता के बारे में कि 2.0 हो या उससे कम हो तो भूकंप पर इतना असर नहीं पड़ता। 0.5 हो, सॉरी 5.0 हो तो उससे क्या है, चीज़ें गिर सकती हैं। और 6.0 या उससे अधिक हो, 6 वो तो उससे वो शक्तिशाली होता है, लेकिन 7 से ज़्यादा यदि हो जाती है दोस्तों तो बहुत ही नुकसान करता है। ये चीज़ बताइए। और भूकंप के बचाव की तैयारी के बारे में बताया, कैसे आप सुरक्षित रहें, ये आपको पढ़ लेना है थोड़ा, ठीक है। अब है मुख्य स्थलाकृतियाँ, जो बाह्य जनित बल था ना उसके बारे में बताया। हमने अंतर्जात बल के बारे में पढ़ ही लिया कि भूस्खलन हो गया, अंतर्जात में कौन कौन से आ गए, एक तो भूकंप आ गया, एक ज्वालामुखी आ गया, और एक वो आ गया क्या बोलते हैं उसे, भूस्खलन। तो ये तो आ गया दोस्तों, ये तो अंतर्जातीय बल के बाद, अंतर्जनित बल। अब बात करते हैं दोस्तों बाह्यजनित बल के बारे में, और उसके एग्जाम्पल बता देते हैं, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में। तो मुख्य स्थलाकृतियां, ये चीज बताइए कि अब बताया इसमें कि अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो परिक्रमों को दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। ये बताया है बाहर की तरफ, पृथ्वी के बाहर जो बल लगता है उसके कारण ये घटनाएं होती हैं, अपक्षय और अपर्दन। पृथ्वी की सतह पर सेलों को टूटने को अपक्षय कहते हैं। अब देखो अपक्षय आपको समझना है, अपक्षय होता क्या है। तो ये होता है दोस्तों, जो पृथ्वी है उसकी सतह पर जब सेलें टूट जाती हैं, और टूटने की जो प्रक्रिया होती है वही अपक्षय की घटना है। और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अब क्या है, अपक्षय तो बता दिया आपको, पृथ्वी की सतह पर सेलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। अब ये क्या अपर्दन क्या होता है कि पृथ्वी पर बाहर की तरफ क्या होता है, एक तो वायु हो गया, फिर जल हो गया, या फिर अपर्दित पदार्थ हो गए। अब ये क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, किसके द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, अपर्दित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, और वही अपर्दन कहलाता है। जैसे मिट्टी का कटाव होना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे पवन के द्वारा, हवा के द्वारा, एक रेगिस्तान देखते हैं कि एक जगह से जो माटी का जो टीला होता है वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो वो अपर्दन की क्रिया है। तो यह अपर्दन के बारे में बताया है। पहले अपक्षय के बारे में बताया कि पृथ्वी की सतह पर सेलों की जो टूटने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। अब जो ये टूटने की प्रक्रिया है वो अपक्षय तो कहलाती है, लेकिन जब वायु, जल और पानी के द्वारा इन अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उस प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। तो ये चीज बता दी अपर्दन क्या होता है। फलस्वरूप वो स्थान पर निक्षेपित करते हैं, मतलब उस स्थान से गई चीजें तो निक्षेपित हो जाती हैं। अपर्दन और निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, और इसी के कारण बहुत ज्यादा स्थलाकृतियां बनती हैं, और उसके बारे में बताया। तो इसमें दो चीजें बताई है कि अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय के बारे में बताया कि अपक्षय किस कारण होता है कि पृथ्वी की सतह पर जो सेलें होती हैं उनके टूट जाती है, तो उस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। अब अपक्षय जो क्रिया हुई है, जब हवा और वायु के द्वारा जब अपर्दित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे अपक्षय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सॉरी अपर्दन कहते हैं। अपक्षय तो टूटने की प्रक्रिया थी सेलों की, अपर्दन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजें जाती हैं, तो उसे अपर्दन कहते हैं। और इन दोनों के कारण पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ये बताया आपको बस। और एक बॉक्स दे रखा है, इसको पढ़ लेते थोड़ा, ये फैक्ट टाइप का है। तो ये चीज बताइए, आपको चीजें समझनी है दोस्तों, फिर आगे काम आएंगे आपको। देखो दोस्तों कि विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, सबसे
ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, सबसे ऊंचा बताया है। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला पे एंजल और जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में की सीमा पर स्थित नियाग्रो नियाग्रो जलप्रपात है। अन्य के बारे में बताया कि कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा पर स्थित एक नियाग्रो जलप्रपात। और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है क्यूटो जलप्रपात। ये थोड़ा सा बताया है कि एक तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जलप्रपात, वो वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। उसके बारे में बताया कि जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, वो सीमा पर स्थित है जिसे नियाग्रो जलप्रपात कहते हैं। और अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में और जिम्बाब्वे की सीमा पर एक स्थित है जिसे हम विक्टोरिया जलप्रपात है। ये तो विक्टोरिया जलप्रपात है, इसका नाम दे रखा है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपसे, क्यूटो नहीं था, इसे बोलते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। अब बात करते हैं दोस्तों कि नदी के कार्य, आखिर नदी के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बताया कि अब इसको पैराग्राफ पढ़ना है पहले तो, कि नदी के जल से दृश्य भूमि को अपरदन होता है। अब दृश्य भूमि को अपरदन होता है, ये तो आपको ऊपर भी बताया गया, जो दिखता है उस पर तो होता, पृथ्वी की सतह पर जो हमको दिखती है वहां अपरदन होता है, ये बात आपको समझिए। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे ये कोई सतह है पृथ्वी की कठोर, यहां से ढाल बना के नीचे की तरफ गिरती है, जो ये बन रहा है जलप्रपात बन रहा है। दोस्तों ये चीज इसमें बताया पूरी पैराग्राफ में कि सतह से कठोर शैल खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती हैं और यह जलप्रपात का निर्माण करती है। तो कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, ये बताया थोड़ा जलप्रपात का निर्माण कैसे होता, पर इसमें एग्जाम्पल दे दिया। ये पूरा डायग्राम है, ये पूरा बॉक्स है, ये आपको थोड़ा सा एक फैक्ट के रूप में याद कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो किस प्रकार ये क्या बोलते हैं स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ये जल वाली जो है इसमें बताया ना, नदी के कार्य किस प्रकार, मतलब ये कहने का मतलब है कि स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्गों में बहने लगती है और इन्हीं मोड़ों को बेसर्प कहते हैं। कहने का मतलब है जब मोड़दार मतलब मैदान में नदी चलती है तो ऐसे करके ये होती है, इन्हें हम बेसर्प कहते हैं दोस्तों, बेसर्प कहते हैं। अब देखो ऐसे, इसमें एग्जाम चित्र भी दिया गया है, इस स्थलाकृति को बेसर्प कहते हैं। देखो ये बेसर्प है, घुमावदार जो होती है। फिर आगे बढ़ती है। इसके बाद बेसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण होता है और बेसर्प पुल के सिरे के निकट आते हैं। अब क्या अपरदन और निक्षेपण की घटना होती है और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिन्हें हम साफ झील कहते हैं। ऐसे बन के कट जाते हैं, फिर ये क्या है, ये बन जाते हैं ऐसे चंद्रमा टाइप का या ये बन जाते हैं, तो ये क्या चाप झील कहलाते हैं। और कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है। अब तटों के बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों की निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी अथवा पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। अब क्या, जैसे मिट्टी का कटाव होता है और निक्षेपण और अपरदन की क्रिया होती है, जिससे क्या है बाढ़ आने की संभावना होती है नदी के तटों पर। अब जो बाढ़ आती है वो पदार्थ होते हैं, मिट्टी और एवं उनके पदार्थ होते हैं, अब तो अवसाद होते हैं और वो समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण करते हैं। अब जैसे बाढ़ जहाँ आती है ना, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, तो वहाँ सबसे ज्यादा फिर वो क्या है उपजाऊ भूमि का निर्माण करते हैं, क्योंकि निक्षेपण और अपरदन की क्रिया के कारण वो चीज़ें आती हैं। तो वो क्या है करती है, बाढ़कृत जो मैदान होते हैं उनका निर्माण करती हैं। और उत्कृत तटों को तटबंध कहते हैं। अब ये तटबंध के बारे में बताया, ये बता दिया, बाढ़ के बाद तटबंध का निर्माण होता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीम हो जाता है। कहने का मतलब हुआ है, जब ये पूरी प्रोसेस बताई है कि किस प्रकार एक नदी का स्थलाकृतियां बनती, नदी में स्थलाकृतियां बनती, कि पहले क्या होता है,
नदी चलती है, तो वो घुमावदार ऐसे ऐसे करके सॉरी, ये पूरी चीज़ बताइए, ऐसे करके ऐसे घूमती है। तो पहले शुरुआत में विसर्ग का निर्माण करती है, मोड़दार जो विसर्ग होते हैं। उसके बाद चाप झील का निर्माण कर रही है। अपर्दन और निक्षेपण का बाद में क्या है, चाप का निर्माण कर, चाप झील का निर्माण कर रही है। उसके बाद बाढ़ के मैदान बनाती है, और लास्ट में क्या बनाती है, तटबंध बनाती है। तो ये चीज़ बताई है कि नदी के जो इस्तेला करती है वो किस प्रकार उसका निर्माण करती है। तो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है कि चाप झील होती क्या है, विसर्ग होते क्या है, तटबंध क्या है, बाढ़ के मैदान क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और जिनको हम वितरिका कहते हैं, जहाँ यहाँ नदी इतनी धीमी होती है, मतलब समुद्र के पास पहुंचने पर नदी की जो तीव्रता है, गति है, वो धीमी हो जाती है। कहने का मतलब ये अपने साथ लाए गए मलबे को निक्षेपण करती है। प्रत्येक वृत्तरिकाएं अपने मुहाने का निर्माण करती हैं, और सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह को डेल्टा का निर्माण होता है। अब ये लास्ट की बात है कि डेल्टा लास्ट में बनता है दोस्तों, और ये बनता है समुद्र के मुहाने पर। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये डेल्टा के बारे में बताया। अब ये तो चीजें बताई नदी की इस्तेला करती है, नदी में जो इस्तेला करती है बनती है नदी से समुद्र तक जाती है। नदी से जब पानी समुद्र तक जाता है तो उसमें कौन कौन सी इस्तेला करती बनती है, उनके बारे में बताया है। पूरा जो जितना भी पैराग्राफ है पूरा है, ये पूरा बताया इसके बारे में बस। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब समुद्री तरंग के बारे में, कि समुद्री तरंगें किस प्रकार इस्तेला करती है, निर्माण करती है। तो ये और पढ़ लेना आपको दोस्तों, कि समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय इस्तेला करती बनाते हैं। एक चीज तो आपको समझने आगे होगी कि जो इस्तेला करती हैं इनका निर्माण अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया के कारण ही होता है। ये चीज तो आप समझ गए होंगे। तो यही चीज है समुद्री तरंग के बारे में बताया कि समुद्री तरंग के जो अपर्दन और निक्षेपण की जो क्रिया है वो तटीय इस्तेला करती बनाती हैं। एक चीज तो ये बता दी। उसके बाद समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है, और जो समुद्री तरंगें ये लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिसमें दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। अब कहने का मतलब है, समुद्री तरंगें जब आती हैं तो लगातार सैलों से टकराती हैं, और वो क्या है, फिर वो क्या है, समय के साथ जो टकराती है तो दरार क्या, चौड़ी और बड़ी हो जाती है। इनको ही समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे ये बताया, जैसे ये पानी आ रहा है और कोई चट्टान है, जैसे टकराएगी यूँ, तो जैसे 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 टकराएगी तो ये क्या है, चौड़ी और क्या बोलते हैं, बड़ी, वो दरारें बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या है, समुद्री गुफा टाइप का बना देती है। तो ये चीज़ बताई, देखो पानी आ रहा है, समुद्री तरंग आ रही है, और ऐसे चट्टान में निकल रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब तीव्र और गति से अपर्दन निक्षेपण कार्य क्या है, चट्टानें टकराती हैं, पानी से टकराती है, समुद्री तरंग से टकराती है, तो एक छिद्र टाइप का बन जाता है, वही समुद्री गुफा कहलाता है। इन गुफाओं के बड़े आकार हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, और जिन्हें हम तटीय मेहराब कहते हैं। अब क्या, ज़्यादा स्पीड में आएगी तो ये क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, और नीचे ये छिद्र हो जाता है ज़्यादा, तो ये छत टाइप का ही बन जाता है बस। और ये छत टाइप का बन जाता है, इसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवार बचती है फिर, और दीवार जैसी आकृति स्टैक कहलाती है। फिर क्या है, ये केवल दीवार बचती है, ये सब चीज़ें हट जाता है, छत वगैरह सब हट जाती हैं, ये छत है पूर का ये भी चला जाता है दोस्तों, और ये स्टैक कहलाती है जो बचती है। तो कहने का मतलब हमने क्या चीज़ सीखी है कि समुद्री तरंगें जब आती हैं तो पहले क्या है, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती है, जिसके कारण क्या है, समुद्री तरंगें टकराती है चट्टानों से, जैसे टकराई ऐसे टकराई तो छिद्र का निर्माण करती हैं, और ये समुद्री गुफा बना देती है। उसके बाद और तीव्र गति से होती जाती है, तो ये ऊपर एक क्या है, छतरी टाइप की बना देती है, छत मेहराब टाइप का, तो उसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। अब आगे और बढ़ती है तो ये क्या है, ऊपर की छत भी हट जाती है, दीवार के जैसे आकृति रह जाती है, उसे हम स्टैक कहते हैं। और ऊंचे सैल तटों को समुद्र भृगु कहते हैं, और ऊंचे समुद्री तटों को सैल भृगु कहते हैं। और समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर देती हैं, उससे हम पुलन का निर्माण होता है, समुद्री पुलन का निर्माण। अब ये चीज बताए कि समुद्री तरंगें किनारों पर जब अवसाद जमा कर देती है, तो अवसाद तो जमा कराएंगी समुद्री तरंगें। ये तो आपको पता है कि समुद्रों के बगल में जब हम देखते हैं तो अवसाद, बहुत चीज़ें, गंदगी वगैरह जितनी भी अवसाद चीज़ें आती हैं वो समुद्री किनारे पर ही आती हैं।
तो वही चीज़ बताएं, उसे हम समुद्री पुल कहते हैं, पुलिन कहते हैं। तो ये चीज़ बताइए समुद्री तरंग के जो स्थलाकृति हैं वो किस प्रकार निर्माण होता है। तो उनमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी क्रिया होती हैं स्थलाकृति, वो चाहे समुद्र में हो चाहे पवन की वजह से हो, सभी क्रिया अपवर्तन और निक्षेपण क्रिया का कारण होता है। ये तो आपको पता है दोस्तों। और दूसरी बात, जब जब समुद्री तरंगें स्पीड में आती है, तो समुद्री तरंगें जब स्पीड में आती है तो चट्टानों से टकराती है, फिर समुद्री गुफा का निर्माण करती है। उसके बाद धीरे धीरे ये जो छत होती है इसे भी हटा, छत बचती है बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो ये होती है तटीय मेहराब होती है। उसके बाद धीरे धीरे छत भी हट जाती है, केवल क्या बचती है, दीवार, उसे हम स्टैक कहते हैं। अब उसके बाद ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों में समुद्र भृगु बसता है। उसके बाद बता रहे हैं कि समुद्री तटों से समुद्री किनारे जो हैं, समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा हो जाता है और उससे हम समुद्री पुलन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको बताइए समुद्री तरंग के बारे में। अब बात आती है हिमनद के कार्य। कहने का मतलब यह है कि हिमनद से कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्माण होती है। पहली हमने देखी दोस्तों, इसमें देख लेते थोड़ा। पहले हमने देखी नदी के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं होती है। नदी के द्वारा हो गई, पहले तो स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा कि सतह पर कौन कौन सी होती हैं, और पहले नदी से जो कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। फिर हमने देखा है इसमें समुद्री तरंग से कौन कौन सी बनती है। अब देखते हैं हम हिमनद से कौन कौन सी बनती है, फिर देखेंगे हम पवन से कौन कौन सी बनती है। तो स्थलाकृतियों को समझना है आपको, कैसे निर्माण होता है इनका। क्वेश्चन सीधा नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से आपको इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो ये थोड़ा समझने की बात है बस। आगे बढ़ते हैं। हिमनद अपनी हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद जो होती है, जैसे ये देखो, ये कितना बर्फ जम रही है, तो पिघलती है तो ये नदियां बन जाती हैं एक प्रकार से ऐसे। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानें और गिलासमी मिट्टी और पत्थरों से अपरदित कर देती है। अब बता रहे कि नीचे कठोर पत्थर वगैरह जैसी चीज़ें होती है, चट्टानें होती हैं, अब क्या पिघलता जाता है तो पानी के रूप में निकल जाता है, हिमनद नदियाँ बन जाती है। और गिलास में मिट्टी अथवा पत्थरों से भूदृश्य को अपर्दन करती हैं। अब ये क्या है, अपर्दन करती हैं, वो आपको बता दिया। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। अब हिमनद क्या है, ये क्या है, गहरे गर्तों, मतलब जो खड्डा वो बोलते हैं, इसे गर्त वो बना देती है, उनका निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। अभी देखो, जैसे गर्त का निर्माण करती है तो धीरे धीरे वो क्या है, पहली तो बात हुआ पिघलती है, जैसे गर्त का निर्माण होता है और वो पानी भर जाता है उसमें। ये चीज़ बताइए। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होती है, और ये निक्षेपित जो होती है इन्हें ही हिमनद हिमोड़ कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कुछ नहीं है, अभी तक हमने ये चीज़ देखी है। पहली बात तो ये है कि हिमनद और हिमानी बर्फ जो होती है नदियाँ होती है ना, नदियाँ होती हैं। अब क्या है, इनके नीचे क्या है, कठोर चट्टानें होती हैं, और कठोर चट्टानों से गिलास में मिट्टी और पत्थरों का अपरदन होता है। और जैसे ही अपरदन होता है दोस्तों गिलास में मिट्टी और उसका, तो ये क्या है, गर्त का निर्माण करती है, और गर्त का निर्माण करती है, पानी इसमें आता है, भर जाता है, वो झील का निर्माण कर देती है। भाई गड्ढा हो जाएगा तो पानी भर के गड्ढे में ही आएगा, तो वही चीज़ बताइए कि सुंदर झील का निर्माण करती है। और हिमनद द्वारा जो छोटे बड़े रेत या तलछट या निक्षेपण जो भी अपशिष्ट चीज़ें थी, मिट्टी निक्षेपित हो जाती है, और वो जो मिट्टी निक्षेपित होती है वो हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। वो पूरी सी बात यह है समझने की बात कि जब हिमनद पिघलते हैं गर्त का निर्माण करते हैं, फिर एक झील बनती है, और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उसमें झील बने हो जाती है, आ जाते हैं। तो वही जो अपशिष्ट पदार्थ होके हिमनद हिमोड़ कहलाते हैं। तो ये चीज़ बताइए स्थलाकृति में इसमें हिमोड़ का निर्माण होता है बस। अब आगे देखते हैं दोस्तों पवन के बारे में। अब किस प्रकार पवन से स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो ये छोटा सा वो बताया है। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, थोड़ा सा नॉर्मल चीजें देखे, चित्र देख लो, ऐसे बताया। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। अब देखो रेगिस्तान में क्या पवन जो क्या करती है, इनका काम क्या है कि स्थलाकृतियां कैसे निर्माण करती है। तो रेगिस्तान में पवन चलती है, हवा चलती है, तो जैसे ये टीले एक स्थान से दूसरे स्थान में, ये टीले पता नहीं अगले दिन कहाँ मिलेंगे, तो ऐसे बोल रहे हैं। अपरदन और निक्षेपण के इनका प्रमुख कारण होता है पवन का।
तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ें चल जाती हैं, तो वही चीज़ बताइए। और रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें हम छत्रक सेल कहते हैं। अब छत्रक मतलब छत जैसी बन जाती है ना, देखो ये छत्रक सेल होती है। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग में आसानी से कटती हैं। अब देखो जैसे ऊपर से नहीं कटेंगी, लेकिन धीरे धीरे कटाव होता है इनमें, ये चीज बताइए इसमें। इसलिए इसी की सेल के आधार पर संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं, और पवन चलने पर यह हमारे साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। वही चीज आपको अभी बताएगी अपरदन किस प्रकार होता है, कि पवन की जो टीले हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं हवा और पवन के कारण। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, और इनको बालू टिब्बा कहते हैं। अब जैसे जैसे दोस्तों रेत का निर्माण होता है, छोटी पहाड़ी का निर्माण होता है, और उसके कारण बालू टिब्बे बनते हैं। ये बना रखे पूरी चीजें जो है, बालू टिब्बे बनते हैं ऊंचे ऊंचे। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु इनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, और ये बालू कण विस्तृत होकर निक्षेपित हो जाते हैं, उन्हें ही लोहस कहते हैं। और चीन के विशाल लोहस निक्षेपण पाए जाते हैं। अब दोस्तों कुछ नहीं है, तीन चीज बताइए। एक तो रेगिस्तान में पवन के कारण अपरदन निक्षेपण होता है। अब क्या होता है कि एक छत रेगिस्तान में क्या है, छत टाइप का बना देता है, छत्रक टाइप का, क्योंकि ये इतने टिल्ले दिख रहे हैं आपको ये। अब क्या है, जैसे हवा चलती है तो ये जो टिल्ले हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, और ये टिल्ले ये छोटी छोटी पहाड़ी का निर्माण, अभी क्या है ये इसके कारण क्या है, छोटी छोटी पहाड़ी का निर्माण करती हैं, और इन्हीं पहाड़ियों को क्या कहते हैं बाद में, बालू टिब्बा। ये बताया, और बताया कि जब बालू कण जो होते हैं महीन और हल्के होते हैं, और वायु के कारण उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाते हैं, ये तो आपको पता है। जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, बड़े क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो ऐसे जैसे ये देख रखा कितना दूर दूर का है पूरा एरिया, वही लोहस कहलाता है। और चीन में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, चीन में ऐसे लोहस बहुत निक्षेपण पाए जाते हैं। तो ये पवन के द्वारा स्थलाकृतियां बनी है, वो अपरदन निक्षेपण क्रिया कारण हुई है। नदी के द्वारा भी अपरदन और निक्षेपण कारण होती है, स्थलाकृतियां भी अपरदन और निक्षेपण कारण हुई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्थलाकृतियों का निर्माण जो भी होता है, चाहे पवन से हो, चाहे पानी से हो, चाहे स्थलाकृतियां जो स्थल पर हो, वो सभी किसके कारण होती हैं, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के कारण होती है दोस्तों। तो यही चीज आपको समझनी है। आपको इसमें थोड़ा सा समझने की बात कुछ नहीं है, इस पूरे चैप्टर में तीन चीज चार चीज है। पहले हमने क्या बताया दोस्तों इस चैप्टर में, पहले बताया था कि पृथ्वी में गति होती है, पृथ्वी की अंदर गति होती है, और ऐसी गति के कारण क्या बताया, इसकी गति का कारण बताया मैग्मा, मतलब अंदर की तरफ। एक बार बताता हूँ आपको, लास्ट पहले शुरुआत में क्या बताया आपको, इसमें गति किसके कारण होती है दोस्तों, तो इसका कारण होता है दोस्तों मैग्मा। ये चीज आपको बता देते हैं। अब ये बताया इसमें बस देखो, गति होती है वो मैग्मा के कारण होती है। अब फिर इसके बाद में हमने बताया था दो प्रकार के बल लगते हैं, अंतर्जनित बल और बाह्य जनित बल। अब उसके बाद में हमने चीजें देखी, अंतर्जनित बल में कौन कौन से, जैसे भूकंप हो गया, उसके बाद फिर ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया। बाहर जनित बल में अपरदन निक्षेपण हो गया, किसके कारण, जैसे हवा के कारण, वायु जल के कारण हो गया, रेत के कारण हो गया, रेगिस्तान में हो गया। तो फिर अब इसके बाद हमने स्थलाकृतियों का निर्माण देखा, किस प्रकार जलप्रपात का निर्माण होता है, किस प्रकार नदी में स्थलाकृतियां बनती हैं, ये चीज आपको देखी। तो दोस्तों पूरे चैप्टर में कुछ नहीं था, पृथ्वी की अंतर्जातिक और बाह्यजातिक जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ा है हमने, और किस ये सभी क्रियाएं किसके कारण होती है, निक्षेपण और अपरदन के कारण होती है। ये चीज आपको बताइए। तो आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसको समझना है किस प्रकार इसका निर्माण कैसे होता है। आपको क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कैसे करके आ जा सकता है कि आकर मतलब कोई कथन देकर आ सकता है कि किस प्रकार स्थलाकृतियां कौन कौन से उसका निर्माण करती हैं। जैसे मान ले लोहस का एग्जाम्पल है किसका, ये पवन की स्थलाकृति है लोहस, लेकिन आपको स्थलाकृतियों में जब आप दे देंगे तो एग्जाम में क्या कर देगा, आपको हिमनद की स्थलाकृति दे देगा ये।
तो आपको वहाँ चीज़ें ध्यान रखनी है कि हिमनद की स्थलाकृति कौन कौन सी थी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये तो किसकी है, पवन वाली है, हवा वाली है, जो रेगिस्तान बनते हैं लोहस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी, तभी आप क्वेश्चन को टेकल कर पाएंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आप अच्छी तरह समझी होगी। और यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों आप कमेंट करें, पूछें, तभी तो आपको बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बना रहने के लिए।